everyone, welcome back to my channel once again. This is Vinita Bishnoi. So let's talk about the structure of sperm. इससे पहले वाले वीडियोस में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में और स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया. अब हम डिटेल में स्पर्म के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले स्पर्म एंड स्पर्मेटोजोआ दोनों एक ही चीज है एंड दे आर हैप्लॉइड इन नेचर. इनकी स्ट्रक्चर जो होता है इट इज हैविंग 4 पार्ट्स: हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल. सो वन बाय वन हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम हेड की बात करते हैं स्पर्म के. तो अभी मैंने ये सब मिडिल पीस तक लिखा है. नेक्स्ट स्लाइड में आई विल मेक द डायग्राम ऑफ स्पर्म प्लस वी विल टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट दैट इज टेल. तो जो हेड होता है इट इज ओवल शेप्ड एंड हेड में लार्ज पोस्टीरियर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ स्मॉल एंटीरियर एक्रोसोम होता है. तो अगर ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ये हेड है, तो न्यूक्लियस नीचे की तरफ है पोस्टीरियर साइड पे और एक्रोसोम जो है वो एंटीरियरली प्रेजेंट होगा. नाउ जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेटेड है and it is having genetic material plus nucleus is having haploid set of chromosomes. Acrosome जो है वो modified Golgi apparatus है and this acrosome is having hydrolytic enzymes and उसमें भी जो main hydrolytic enzyme है that is hyaluronidase enzyme which helps in penetrating the egg. एग को पेनिट्रेट करने में ये एंजाइम हेल्प करता है. सो एक्रोसोम में कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स भी होते हैं बट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो मेन है और उसमें भी ये एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. जो पूरा स्पर्म है इट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनवेलप करता है पूरे स्पर्म को. इट इज कवर्ड बाय होल the whole sperm is covered by the plasma membrane. So this is about the head. Now neck की बात करते हैं. जो neck होता है sperms के केस में it is very small, short neck is there and neck is present between the head and the middle piece. Head और middle piece के बीच में वो present होगा. प्रोक्सिमल, अब नेक के अंदर 2 सेंट्रियोइल प्रेजेंट होते हैं. तो मैं स्पर्मियोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था देयर विल बी मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोइल्स. एक सेंट्रियोइल जो न्यूक्लियस की तरफ है उसको आप प्रोक्सिमल सेंट्रियोइल कहोगे और जो सेंट्रियोइल मिडिल पीस की तरफ है, नीचे की तरफ है, उसको आप डिस्टल सेंट्रियोइल बोलते हैं. अब इनका फंक्शन क्या है? सेंट्रियोइल का जो प्रोक्सिमल है न्यूक्लियस की तरफ है वो जब क्लीवेज होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट माइटोटिक डिवीजन करता है, उसको हम क्लीवेज कहते हैं. तो जो फर्स्ट क्लीवेज होता है वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द प्रोक्सिमल सेंट्रियोइड. सो इट प्लेज अ रोल इन फर्स्ट क्लीवेज इन द जाइगोट. देन डिस्टल सेंट्रियोइड. डिस्टल सेंट्रियोइड का काम है फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट विच इज फॉर्मिंग द फ्लैजिला. तो एक्सियल फिलामेंट का फंक्शन होगा फ्लैजिला से रिलेटेड. दैट विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला. सो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोइड नेक में प्रेजेंट होता है. अब आते हैं मिडिल पीस में, नेक के बाद वाला पोर्शन. मिडिल पीस जो है इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप. Many mitochondria are tightly coiled around the axial filament. तो इसे नेबुकॉन कह सकते हैं. नेबुकॉन is this coiled mitochondria around the axial filament जो कि मिडिल पीस में है. अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन यहाँ पे है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करके क्या बना रहा है? एटीपी फॉर्मेशन. और एटीपी की जरूरत क्यों है? मूवमेंट ऑफ द स्पर्म. स्पर्म मूव कैसे करेगा? एटीपी की हेल्प से. और वो एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन से बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में. एंड देन एट द एंड ऑफ मिडिल पीस एन एन्युलस और रिंग सेंट्रियोइल इज प्रेजेंट एंड इसका फंक्शन जो है फंक्शन इज अननोन. कि मिडिल पीस में
एंड में एक रिंग जैसा सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जिसको आप बोलोगे एन्यूलस, एंड इट्स फंक्शन इज नॉट नोन। तो अभी मैं डायग्राम बनाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि वो एन्यूलस किस तरीके से प्रेजेंट होता है। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, तब मैं आपको टेल और डायग्राम के बारे में बताने वाली हूँ। द लास्ट पार्ट दैट इज टेल। टेल वेरी लॉन्ग, स्लेंडर एंड टैपरिंग। सबसे एंड वाला पार्ट है तो वो लॉन्ग भी है, पतला स्लेंडर भी है, और एंड में जाके वो टैपर भी हो जाता है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ही होता है उसके अंदर भी, एंड इट इज हैविंग 9+2 अरेंजमेंट। तो जैसा आपने सीलिया एंड फ्लैजुला अपने 11th स्टैंडर्ड में जो आपने सीलिया एंड फ्लैजुला का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें 9+2 अरेंजमेंट था माइक्रोट्यूब्यूल्स में। सो दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट यू विल सी हियर, बिकॉज ये जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज फ्लैजुला ओनली इन केस ऑफ स्पर्म। देन इट गिव्स मोटिलिटी टू द स्पर्म, और मोटिलिटी का मतलब है कि जो एबिलिटी होती है स्पर्म के पास स्विम करने की, उसे हम मोटिलिटी कहते हैं, और वो मोटिलिटी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज द मेल विल बी स्टेराइल, द मेल विल बी इनफर्टाइल। अब ये स्विम करता है, ये वेजाइना, सर्विक्स, ओवी, यूट्रस एंड ओविडक्ट, वहां तक स्विम करके ओवा तक पहुंचता है। सो ये जो मूवमेंट के लिए मोटिलिटी होना बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। सो दिस इज द हेड पार्ट। सो हेड पार्ट जो है वो इस तरीके से थोड़ा होता है। देन कम्स ए स्लाइट कर्व्ड पार्ट, स्लाइट, एंड देन कम्स द मिडिल पीस, एंड मिडिल पीस के बाद आता है ये टेल वाला टैपरिंग पोर्शन। सो ये मैंने जो बनाया है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस पोर्शन, दिस वन इज हेड। ये जो छोटा सा पोर्शन है दैट इज नेक। नेक के बाद वाला ये जो पोर्शन है इट इज मिडिल पीस, मिडिल पीस, एंड देन आता है दैट इज द एंड पार्ट इज टेल। अब जो दिस इज द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है इट इज इलोंगेटेड न्यूक्लियस। इस तरीके से you will see that elongated nucleus is present. This is nucleus, and nucleus के ऊपर इस तरीके से acrosome is present. This portion of sperm is acrosome, और आपको पता है acrosome जो है that is, it is modification of Golgi apparatus. Ab, you will see that this is the neck. Neck portion में there are two centrioles present. One centriole is towards the nucleus. तो इस centriole की वजह से जो nucleus होता है वो slightly यहां से ऐसे curved nucleus होगा. So this towards the nucleus is proximal centriole, and नीचे वाला जो है जो मिडिल पीस की तरफ है दैट इज द डिस्टल centriole. ये दोनों centriole है. This distal centriole will elongate and it will move into the tail. ये इस तरीके से elongate होता है. This is the distal one, and इसको आप बोलोगे axial filament. This is the axial filament जो कि tail portion में चला जाता है, and this will have 9+2 arrangement like the flagella and cilia. तो हम sperm को flagellated cells भी consider करेंगे in human being. अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है,
The mitochondria is spirally arranged. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इस तरीके से स्पाइरली अरेंज होता है एक्सियल फिलामेंट में, और मिडिल पीस के एंड में इस तरीके से एक रिंग प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोइल वाला रिंग जो मैंने आपको बताया था. दिस इज द एन्यूलस, और आप इसको रिंग सेंट्रियोइल भी बोल सकते हैं. फिर ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया. एंड डिस्टल फिलामेंट जो है दैट विल इज मेकिंग द टेल. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द स्पर्म. सबसे ऊपर दिस पार्ट विल बी द हेड. हेड में आप क्या देख रहे हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटीरियर साइड में स्मॉल एक्रोसोम है और पोस्टीरियर साइड में लॉन्ग इलोंगेटेड कंडेंस्ड न्यूक्लियस है, और यहां पे न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा. देन neck portion में you will find two centrioles. The centriole which is towards this nucleus will be proximal, and जो नीचे की तरफ है that is the distal centriole. अब जो distal centriole है वो axial filament होता है. Axial filament बनाता है which goes into the tail of the sperm. एंड ये जो एक्सियल फिलामेंट है उसके ऊपर जो माइटोकॉन्ड्रिया वो स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं और कंडेंस्ड हो जाते हैं मिडिल पीस में. देन कम्स इज द टेल, जिस जो फ्लैजिला है विच इज हैविंग द एक्सियल फिलामेंट इन इट, और ये साइटोप्लाज्मिक पोर्शन हो जाता है. और मैंने आपको बताया मिडिल पीस के एंड में देयर विल बी अ रिंग. सेंट्रियोइल का एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको एन्यूलस बोलोगे, और इसका स्ट्रक्चर, इसका जो मेन फंक्शन है अभी भी इट इज unknown. So this is the structure of sperm. Hope you understood the structure very well. अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है, फिर भी आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो क्लियर आपको नहीं पता चल रहा है, then please message me, comment me in the comment box and let me know so I can help you in that way. So see you in my next video. Till then, keep learning and be safe.